हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चलेंगे डिटर्मिनेंट के पार्ट नंबर 10 पर। तो अगर इस चैनल पर आपने इसके पहले के 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है और आप एंड स्क्रीन पर भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। एप्लीकेशन का मतलब स्टूडेंट होता है अनुप्रयोग। तो यहाँ हम देखेंगे कि सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसका अनुप्रयोग रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। इसको बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन सिस्टम। क्लियर। अब ये होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2। अब इस ग्रुप को कहते हैं समीकरण निकाय। और क्योंकि यहाँ x और y की पावर 1 है इसलिए इसको रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि अपने को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से इनमें x y की वैल्यू निकालनी होती है। और अगर 3 इक्वेशन होते हैं तो उसमें z भी आ जाता है। तो अब इसमें क्या क्या कंसेप्ट है और इसको कैसे निकाला जाता है उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। चलिए, तो यहाँ सबसे पहली हेडिंग है हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत निकाय। अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि संगत निकाय कहते किसको है, बाद में इसको निकालेंगे कैसे वो अपन बाद में बात करेंगे। संगत निकाय देखिए क्या होता है कि जैसे कि यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय या अनंत हल होते हैं, अद्वितीय या अनंत हल होते हैं तो उसे अपन कहते हैं संगत निकाय। अब यहाँ अद्वितीय का मतलब है स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन से, और अनंत का मतलब आप जानते हो इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर तो अद्वितीय का मतलब फिक्स एक हल मिलेगा x और y का, और अनंत का मतलब x और y के 2 या 2 से अधिक मान होंगे। तो कुल मिला के बात ये, चाहे एक मान आए चाहे अनंत आए, ये दोनों ही संगत निकाय में कंडीशन जाएगी। अब दूसरी हेडिंग है हमारी असंगत निकाय यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है इनकंसिस्टेंट में, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कोई समीकरण निकाय है, आपने उसमें x y की वैल्यू निकाली और वहाँ पर अगर कोई हल नहीं की स्थिति आ जाती है, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे हम से निकाय को कहते हैं असंगत निकाय। क्लियर। तो ये स्टोरी है स्टूडेंट। अगर अपन ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली आप जानते ही हो कि जो यूनिक होता है अद्वितीय उसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ होता है, और जो अनंत हल होता है उसका ग्राफ ये आपका इस तरह होता है। ये इनका ट्रैक ये सेम रहता है और कोई हल नहीं की पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये ग्राफिकल सिचुएशन है। अब अपन चलते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो यहाँ हमारी हेडिंग है मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशंस। देखिए जनरली क्या है कि दो इसमें टॉपिक यूज किए जाते हैं। एक तो है हमारी आव्यूह विधि जिसको कि अपन कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्लियर। और इसे हैमिल्टन रूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको हैमिल्टन फॉर्मूला कहते हैं। ये तो है मैट्रिक्स मेथड। और दूसरी आपकी विधि है सारणिक विधि। इसमें सारणिकों की सहायता से x y z की वैल्यू निकाली जाती हैं। इसको कहते हैं अपन क्रैमर रूल। ये दोनों मैथमेटिशियन के नाम पर ही हैं। ये हैमिल्टन रूल है और ये क्रैमर रूल है। इसमें आप फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल a इनवर्स b, और x की हेल्प से आप ये x y z निकालते हैं। क्रैमर रूल में क्या है, जैसे x इक्वल डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z हो तो इस तरह आगे अपन चलते रहते हैं। तो ये सिचुएशन मेन रहती हैं। अब आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड से अपन कैसे निकालते हैं वो। अगले वीडियो में मैं आपको क्रैमर रूल भी बताऊंगा। तो चलते हैं सीधे मैट्रिक्स मेथड की तरफ। तो अब स्टूडेंट मैं आपको एक चार्ट समझाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझना उसको। जैसे देखिए कोई भी ये रैखिक समीकरण निकाय की बात कर रहा है,
अब जैसे मैंने मान लो कोई रैखिक समीकरण निकाय ले लिया, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। तो ये आपको इक्वेशन सिस्टम दिया है। अब आपको निकालनी एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो भी मैट्रिक्स मेथड यानी आव्यूह विधि से। क्लियर? तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखना कि आपको करना क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है d1 d2 d3, इस पर आप फोकस करेंगे और यहाँ 3 मैट्रिक्स निकाल के लाएंगे। जैसे A इक्वल, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेने हैं आपको। तो ये हो जाएंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। क्लियर? एक आप x लेंगे, ये आपका वेरिएबल्स यानी चर राशियों का कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें आपकी आ जाएंगी एक्स वाई जेड। और एक आपका ये अचर राशियों का यानी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसको जनरली अपन b से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया d1 d2 एंड d3। क्लियर स्टूडेंट? अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना। देखिए, अब यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। ये जो b है, अब इस b पर आप फोकस करें। अगर यहाँ देखिए 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर b आपका नॉन ज़ीरो है, अब ये देखिए b नॉन ज़ीरो कब होगा? अगर d1 d2 या d3 में से एक भी नॉन ज़ीरो यानी अशून्य हुआ तो यहाँ b नॉन ज़ीरो ही माना जाएगा। जैसे मान लो d1 ज़ीरो हो गया, d2 ज़ीरो हो गया, लेकिन d3 2 है, तो आप इसी में आएंगे। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि b कम्प्लीटली ज़ीरो है, अब b कम्प्लीटली ज़ीरो कब होगा? जब d1 d2 d3 तीनों ही ज़ीरो हों। क्लियर? तो अब दोनों सिचुएशन में करना क्या क्या है, आप थोड़ा फोकस करना। तो यहाँ देखिए, b नॉन ज़ीरो होने पर आपको तुरंत क्या करना है, ये जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था a, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसे कहते हैं अपन ये डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब जब आप ये डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आ जाए, और एक हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो आए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो ये सिचुएशन होती है स्टूडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत निकाय की। क्लियर? अब संगत निकाय में क्या होता है कि अगर संगत निकाय है तो इसका मतलब अद्वितीय हल आएगा, यानी एक्स वाई जेड का आपको मान जरूर मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे? देखिए, जैसे ही आप ये मॉड ए नॉन ज़ीरो आएगा तो आप समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन आना है। फिर तुरंत आप ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए से निकलेगा, और फिर अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको कहते हैं हैमिल्टन रूल, x इक्वल ए इनवर्स b, और इस फॉर्मूले से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो हुआ आपकी एक स्टोरी। अब चलते हैं, अगर मान लो मॉड ए ज़ीरो आ जाए। अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर अभी आपको 2 एग्जाम्पल आगे अभी इसी वीडियो में कराऊंगा। आप पहले एक बार पूरा चार्ट समझ लें। तो मॉड ए अगर मान लो ज़ीरो हुआ, तब देखिए क्या करना है। तो ये यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब मॉड ए अगर ज़ीरो हुआ तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। क्लियर? एडजॉइंट ए आप ए का निकालेंगे, ये आपको ऊपर ए दिया है, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, और बी ये रहा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ देखिए 2 चीज़ें हैं। अब एडजॉइंट ए इंटू जब आप बी निकालेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं। एक तो हो सकता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाए, और दूसरी तरफ हो सकता है कि इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। क्लियर? तो अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो समीकरण निकाय है वो संगत यानी कंसिस्टेंट होगा, और इसके इनफाइनाइट यानी अनंत हल आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ ये सिचुएशन है। कभी कभी देखिए कंपटीशन में क्या होता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, यानी हलों की प्रकृति। तो आपको वो मैट्रिक्स देके इस तरह से पूछता है कि अद्वितीय हल होंगे, कि संगत हल आएगा, कि अनंत हल आएगा, कि कोई हल नहीं।
तो ये सब सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर मान लो नॉन ज़ीरो है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि निकाय जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसे कि अपन कहते हैं असंगत निकाय। क्लियर ये, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई हल नहीं की स्थिति प्राप्त होती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ अब मैंने क्या बताया, असंगत निकाय के लिए करना क्या है, सबसे पहले मॉड ए आपने निकाला, वो जीरो आया, फिर आप एडजॉइंट इंटू बी निकालोगे, वो नॉन जीरो आएगा, तब जाके असंगत निकाय होना है। तो ये सारी सिचुएशन तो कब होनी है, जब ये जो बी आपको दिख रहा है ये नॉन जीरो हो। लेकिन अगर बी जीरो हुआ तब देखिए क्या करना है वो देखते हैं। तो बी जीरो कब होगा, जब ये D1, D2 और D3 आपके तीनों ही ज़ीरो हों। ये बात आप ध्यान रखना। तो बी अगर मान लो ज़ीरो हुआ तब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करना है, देखिए अब आप यहाँ मॉड ए निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो हो सकता है ये जीरो हो और एक हो सकता है कि ये आपका नॉन ज़ीरो हो। क्लियर। अगर यहाँ ज़ीरो हुआ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, यानी अनंत हल प्राप्त होते हैं, और निकाय संगत ही रहेगा क्योंकि अनंत हल में मैंने आपको बताया था। और मॉड ए अगर नॉन जीरो आता है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको ट्राइवल सॉल्यूशन मिलता है, जिसको कहते हैं तुच्छ हल। क्लियर। तो तुच्छ हल की स्थिति क्या है ट्राइवल सॉल्यूशन की, आप थोड़ा फोकस करें, बी जीरो आना चाहिए, मॉड ए नॉन जीरो आना चाहिए। ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू ज़ीरो, और ये ध्यान रहे ऐसी स्थिति में भी निकाय संगत ही रहता है। तो इस तरह अगर हम पूरे चार्ट को देखें तो असंगत निकाय की सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है। क्लियर। यानी असंगत निकाय आपको चाहिए तो ये चार सेट होने चाहिए, बी नॉन जीरो, मॉड ए ज़ीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो, तब जाके इनकंसिस्टेंट यानी असंगत निकाय होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, जिससे कि ये पूरी चीज़ आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर स्टूडेंट अपन ने एक 2x2 का लिया है, यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स मेथड यानी हैमिल्टन रूल से। तो आप सभी ध्यान से देखना कि इसमें अपनी थ्योरी क्या रहेगी। सबसे पहले मैंने बताया था तीन मैट्रिक्स इसमें लेते हैं अपन, 2, 5 एंड 3, 2। क्लियर। उसके बाद x लेते हैं जो कि आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का, तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, x, y। और फिर आप लेते हैं b जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती हैं, जो कि 1 और 7 आ गई आपकी। ये तीन इस तरह लिख लेनी है। अब ये जो a आपको दिख रहा है इसका तुरंत अपन निकालते हैं सबसे पहले मॉड a। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -3 5 ज़ा 15 यानी -11। अब ये जो चारों एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इनके निकालते हैं अपन कोफैक्टर, जिनको कहते हैं C11 C12 एंड C21 एंड C22। और जहाँ जोड़ने पर ये सम आ रहा है, एक और एक दो जैसे सम आ रहा है इवन, वहाँ प्लस लेते हैं और विषम में माइनस। अब C11 का क्या मतलब है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के ये 2 आ जाएगा, C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के 3, C21 दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के 5, C22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ के 2। तो ये आपके कोफैक्टर आ गए। अब आपको अगर एडजॉइंट डायरेक्ट लाना है तो आप इनको रो में नहीं लिख के कॉलम में लिखो। वैसे तो क्या है कि एडजॉइंट कब आता है, पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो सेकंड ऑफ व्यू, उसके बाद ये आता है। लेकिन आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप इसको कॉलम में लिख लो, 2 -3 एंड -5 2। एडजॉइंट आ गया। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट मॉड ए आपका -11, तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा, और एडजॉइंट ए ये रहा आपका 2 -5 -3 2। क्लियर। ये आपकी ए इनवर्स आ गई। अब अपन x इक्वल ए इनवर्स भी एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो x क्या है, देखिए x की वैल्यू ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर xy थी। ए इनवर्स अभी आपने निकाल लिया, -1/11 2 -5 -3 2।
और बी आपका कॉलम मैट्रिक्स ऊपर दे रखा था 1 7। क्लियर। तो अब आप फोकस करना। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं हैमिल्टन फॉर्मूला, इसी वजह से ये रूल हैमिल्टन रूल होता है। अब यहाँ वैल्यू कैसे आएगी चलिए वो देखते हैं। ये आप एज इट इज़ रखेंगे। अभी यहाँ रो का मल्टीप्लाई आपको करना है कॉलम में। 2 1 जा 2 -5 का 7 से -35, -3 का 1 से -3 + 14 हो जाएगा। यहाँ आप अगर देखेंगे तो ये एक्स वाई इक्वल हो जाएगा आपका -1/11, 2 -35 यानी -33, 14 - 3 11, और -11 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट आएगा 3 and -1। ये आ गई x की वैल्यू और ये आपकी हो गई y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने 2 × 2 का इक्वेशन सॉल्व किया। चलिए अब मैं आपको इसी में क्वेश्चन करा देता हूँ 3 × 3 का। तो यहाँ स्टूडेंट आप अब की बार थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 3 × 3 में ही कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली एग्ज़ाम्स में भी 3 × 3 ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, 3 मैट्रिक्स यहाँ लेनी है। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, 1 - 2 3 3 1 -1 5 3 2, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बी एक ये आपका कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका हो जाएगा 11 2 and 3। और एक एक्स होता है, इसको आप वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ये आपकी वेरिएबल क्वांटिटीज एक्स वाई जेड आती हैं। तो ये कुछ कहानी है। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी आव्यूह ए का सारणिक। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले ये मैंने पहली रो ले ली, पहला एलिमेंट ऐसा ही लेते हैं, दूसरा साइन चेंज करके, तीसरा एज इट इज। तो आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, ये जैसे ही मैं 1 लूँगा तो 1 की रो कॉलम गायब, ये आपका 1 का 2 में 2 और -3 +3 हो गया। 2 लेंगे रो कॉलम गायब, 3 2 जा 6 + 5 हो गया। 3 लेंगे रो कॉलम गायब, 3 3 जा 9 -5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये 6 + 5 11 का 2 में 22, 9 -5 4 का 3 में 12। तो यहाँ आपका हो जा रहा है ये आपका टोटल 39। ये आपकी निकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। तो आपको करना ये कि सभी 9 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं, जिनको कि अपन कहते हैं C11 C12 एंड C13। उसके बाद C21 C22 एंड C23, और फिर C31 C32 एंड C33। तो आप थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। C1 अब यहाँ साइन कैसे लगाते हैं, जोड़ने पर सम आए तो प्लस और बेसम में माइनस। तो ये साइन मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ये भी आपका +- है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे C11। तो वही अपनी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के यहाँ क्या बच रहा है अपना 2 माइनस का ये 3 -3 5 हो गया। अब C12 पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ के 3 2 जा 6 + 5 -11 हो गया। C13 पहली रो और तीसरा कॉलम ये छोड़ के आपका 9 - 5 यानी 4 हो जाएगा। C21 दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के ये -2 का 2 में करेंगे, -4 -9 + 13 हो गया। C22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ के 1 का 2 में ये 2 - 15 यानी -13 हो गया। क्लियर। और C23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ दें तो 1 का 3 में 3 और ये 5 का -2 में -10 +10 ये -13 हो गया। क्लियर। अब C31 में क्या करना है, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है तो -2 का 1 में ये 2 - 3 यानी -1 हो गया। C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 1 का -1 में -1 -9 यानी 10 हो गया। और C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, 1 का 1 में 1 + 6 यानी 7 हो गया। और आपको अगर
ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए पहले एडजॉइंट ए चाहिए। अब एडजॉइंट ए डायरेक्ट अगर निकालना है तो इनको आप रो में न लिख के डायरेक्ट कॉलम में लिख दो, तो आपको बाद में ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 - 11 4, 13 - 13 - 13, -1 10 एंड 7। क्लियर? ये हुआ आपका एडजॉइंट ए। तो ये हुआ आपका एडजॉइंट ए। अब अपन चलेंगे सीधे ए इनवर्स पर। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए रहता है। तो आप देख सकते हो इसमें मॉड ए आया था अपना 39, ये बस अपॉन में लिख देंगे और ये आपका हो गया 5 13 -1 -11 -13 10 4 -13 एंड 7। क्लियर? तो ये स्टूडेंट अपना हो गया ए इनवर्स। अब आपको अगर हैमिल्टन रूल अब लगाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, x = ए इनवर्स बी। अब यहाँ x की वैल्यू क्या थी आपकी, x y z, और b क्या था आपका 11 2 एंड 3। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू मैंने बताई आपको x y z, ए इनवर्स अभी आपने निकाला 1/39, और ये 5 13 - 1 -11 -13 10 4 -13 7। b आपने ऊपर देखा था 11 2 3। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। तो 1/39 यहाँ रो का आपको करना है कॉलम में। तो 5 का ये 11 से हो गया 55, 13 2 = 26 -3। दूसरी रो का करेंगे -11 का ये -121 -26 + 30। तीसरी रो का करेंगे इसी कॉलम में अब आप, तो ये हो जाएगा 4 का इसमें 44 -26 + 21। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये आपका कैलकुलेशन ओके हो रहा है यहाँ पर 55। तो ये आपका कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर 55 और 26 - 3 78 हो जाएगा। ये आप करेंगे तो यहाँ आपका +4 को इसमें करेंगे -117 हो रहा है, और ये ऐड करके और ये 26 को करेंगे तो ये आपका हो गया 39। 39 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका हो रहा है 2 - 3 एंड 1। क्लियर? तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आ गई x y z की। x की वैल्यू 2, y की -3 और z की 1। तो इस तरह मैंने आपको 2x2 और 3x3 के दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट रूल यानी क्रैमर रूल की। तो अगला वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये सभी वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।